इस साल के लास्ट में विधानसभा चुनाव होने हैं महाराष्ट्र में। ऐसे में कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी हार है। मैं तो ये नहीं मानता कि इंडिया गठबंधन कमजोर पड़ रही है। विधायकों की बात है, जो भी क्रॉस वोटिंग होती है उनके खिलाफ, विधायकों के खिलाफ एक कड़ा कानून बनाना चाहिए। ये कि अगर अखिलेश यादव का परफॉर्मेंस और अच्छा हो जाता है तो कहीं ना कहीं योगी फैक्टर पे दबाव पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे थे कि जैसे चुनाव से पहले योगी जी का जो यूपी में कितना एग्रेसिव 13 सीटें कांग्रेस जीती थी, उसका जीत का दमखम भर रही थी, लेकिन ये पूरी तरह धराशायी हो गई। उसको लग रहा था कि जो मंदिर जनवरी में बना हुआ है उसका ये हुआ, उस मुद्दे को जमीनी स्तर पर पहुंचा। और दलित समाज ऐसा समाज है कि शुरू से बीएसपी का कोर वोट था, लेकिन वो हट गया, बिल्कुल इस उपचुनाव में नहीं देखने को मिला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे स्पेशल प्रोग्राम में, जहां हम बात करेंगे महाराष्ट्र चुनाव के रिजल्ट्स की। दरअसल कल एमएलसी का रिजल्ट आ चुका है और एनडीए के खाते में 11 में से 9 सीटें जा चुकी हैं। वहीं INDIA अलायंस के खाते में 2 सीटें जा चुकी हैं। दरअसल कहा गया था कि INDIA के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि 3 की जगह महज 2 सीटें गई। वजह क्या है? क्रॉस वोटिंग। कहा जा रहा है कि INDIA के विधायकों ने INDIA में वोट ना करके NDA में वोट किया है। तो हम जानेंगे यहाँ बैठे साहिल जी और सैफुल जी से कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। साहिल जी, आपका इस पे क्या विचार है? इस समय महाराष्ट्र में कुल 288 सीट है विधानसभा में, लेकिन 274 पे इस समय विधायक हैं। तो जो वोट हुई है एमएलसी की, उसमें 103 बीजेपी के थे, 38 विधायक शिवसेना शिंदे गुट के थे और 40 अजीत पवार गुट के थे। और बीजेपी के सहयोगी जितनी पार्टी हैं एनडीए की, सबकी सीटें मिला के 203 थी। और उसने अपने मैदान में 9 जो लोग खड़े किए थे, उनको एक सीट जीतने के लिए 23 वोट की ज़रूरत थी, लेकिन उनको कुल 260 वोटों की ज़रूरत थी और उनके पास 203 का आंकड़ा था। तो ऐसे ही साफ तौर पे देखा जा सकता है कि क्रॉस वोटिंग हुई है। ये जो क्रॉस वोटिंग हुई है पहले यूपी में भी हुई थी, हिमाचल में भी हुई थी। आज जो हिमाचल का जो क्रॉस वोटिंग था, उसका उपचुनाव का रिजल्ट आया है, उसमें 3 में से 2 सीटें कांग्रेस जीत चुकी है, एक पे हमीरपुर की सीट बीजेपी लीड पे है। और यूपी में भी अगर देखा जाए जो उपचुनाव अभी होंगे, लेकिन मनोज पांडे, अभय सिंह, ये लोग पूरी तरह मीडिया से गायब हो गए। वजह भी साहिल जी, आपको क्या लगता है कि ये कांग्रेस में के अलायंस में एक वीक पॉइंट देखने को मिल रहा है? हाँ, INDIA मजबूत नहीं है। हाँ, इतना अभी जीती थी, 13 सीटें आई थी, 17 में से 13 सीटें कांग्रेस जीती थी, उसका जीत का दमखम भर रही थी, लेकिन ये पूरी तरह धराशायी हो गई। अभी इस साल के लास्ट में विधानसभा चुनाव होने हैं महाराष्ट्र में। ऐसे में कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी हार है। और जहां तक विधायकों की बात है, जो भी क्रॉस वोटिंग होती है उनके खिलाफ, विधायकों के खिलाफ एक कड़ा कानून बनाना चाहिए कि जो जनता उनको चुन के भेजती है विधानसभा, उनकी बातें रखे। जिस पार्टी को जिताती है तो चाहती है हमारा एमएलसी भी उसी पार्टी का हो, लेकिन वो जनता के साथ खिलवाड़ करती है, जनमत के साथ खिलवाड़ करती है। उनकी सज़ा मिलती भी है, हमेशा देखा गया है, आज भी देखा जा रहा है। आज जो रिजल्ट आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश से, उससे साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो विधायक क्रॉस वोटिंग की थी उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। जी जी, अब आप बताएंगे सैफुल जी की क्या सोचते हैं आप? साहिल जी ने कहा कि INDIA कमजोर दिखती है, तो आपको क्या लगता है कि वो सही कह रहे हैं? नहीं, तो साहिल जी ने जैसे पूरा डेटा बताया, थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन करना चाहूँगा, ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि कल जो MLC का जो रिज़ल्ट आया है उसको देखें तो बीजेपी पहले से प्लानिंग बना चुकी थी। क्योंकि ऐसा आप सोचिए कि 11 सीट है, 14 टोटल उम्मीदवार थे, जिसमें 2 निर्दलीय थे, 3 इंडिया गठबंधन की तरफ से खड़ा किए गए थे, और लास्ट समय में जो एनडीए ने है एक बाजी खेली, जैसे उनको 9 कैंडिडेट को खड़ा कर दिया गया। तो इसमें ये होता है क्योंकि आप MLC का जो चुनाव होता है तो वो पहला पसंद, दूसरा पसंद, तीसरा पसंद ऐसे करके होता है। थोड़ा सा विधानसभा जैसे प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, ठीक उसी तरह MLC में भी चुनाव किया जाता है। हाँ, चुनाव किया जाता है। मैं तो ये नहीं मानता कि इंडिया गठबंधन कमज़ोर पड़ रही है, लेकिन कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये रही है कि अभी देखिए कि लोकसभा के जो चुनाव आए महाराष्ट्र में, रिजल्ट है उसमें इंडिया गठबंधन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया।
जैसे कांग्रेस पहले भी मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुए थे, कांग्रेस का तो सिर्फ 99 सीटें पे सिमट के रह गई थी ना। नहीं, जैसे मध्य प्रदेश में जैसे कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जनता तो चुन के भेज देती है, लेकिन जो लीडरशिप है वहाँ, जो केंद्रीय लीडरशिप है चाहे वहाँ का लोकल लीडरशिप है, उसमें बहुत सारे दरार आने लगते हैं, तो वो क्रॉस वोटिंग हो जाती है। क्रॉस वोटिंग अभी नहीं हुई है। इंडिया गठबंधन की बात करें तो आरजेडी में भी क्रॉस वोटिंग हुई तो थी उस समय। मतलब राहुल के अंदर जो अभी इंडिया अलायंस का लीडरशिप चल रहा है, आपका कहना है कि वो सही नहीं चल रहा? नहीं, सही चल रहा है, लेकिन जो सेंट्रल आपको जो केंद्रीय जो होते हैं नेता होते हैं, वो आपको स्टेट में भी मजबूत करना पड़ेगा, हर चीज़ देखना पड़ेगा। क्योंकि इस बार जो कांग्रेस का जो क्रॉस वोटिंग हुई है उसमें सबसे बड़ा नाम ये आ रहा था कि जो बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं वो आशंका लगाई जा रही थी जो तो अनुमान है ना सैफुल जी? नहीं, उसमें आशंका इसलिए लगाई जा रही थी कि उसमें दरारें दिख रही थी, जो महाराष्ट्र में कांग्रेस है उसमें दरारें दिख रही थी। आशंका ये लगा, बीजेपी को पहले से मालूम था, इस चीज़ को प्लानिंग कर चुकी थी, तो इस चीज़ के लिए भी इंडिया गठबंधन को उस समय सतर्क हो जाना चाहिए था। जैसे महाराष्ट्र में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स चलता रहता है, आपने देखा होगा एमएलसी से पहले सब अपने अपने विधायकों को होटल शिफ्ट कर रहे थे, सब ये कर रहे थे, लेकिन आशंका ही लगाई क्योंकि वो गुप्त चुनाव होता है, तो आपको ये क्योंकि दूसरा पार्टी उतना कॉन्फिडेंस में है। सैफुल जी, आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में किसका पलड़ा भारी है? अभी तो जो लोकसभा चुनाव हुआ है उससे तो इंडिया गठबंधन लग रहा है, क्योंकि आने वाले समय में 2 महीने बाद महाराष्ट्र में पलड़ा भारी है। हाँ, महाराष्ट्र में पल्ला भारी है, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव भी है। लेकिन क्या ये क्रॉस वोटिंग कोई असर नहीं डालेगी? क्रॉस वोटिंग का थोड़ा नहीं आएगी। हाँ, इससे सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ है जो अजीत पवार का जो गुट है ना, उनको उसमें आशंका ये लगाई जा रही थी लोकसभा चुनाव के बाद जो अजीत पवार के विधायक टूट के शरद पवार में जा सकते हैं, लेकिन उस पर अंकुश लगा है। क्योंकि आप देखें तो महाराष्ट्र का पॉलिटिक्स ही रहा है, स्टेबल नहीं रहा है। उसमें भी जैसे इंडिया गठबंधन में देखें तो शिवसेना जैसे उद्धव ठाकरे का भी है, इंडिया में देखें तो वहाँ पे एकनाथ शिंदे का भी है, तो ऐसा लगाया जा रहा था कि शरद पवार का जो ये है कि अजीत पवार के विधायक टूटकर इसमें आ जाएंगे, उस पर कुछ अंकुश लगाया। क्योंकि इस तरह का आपके पास रिजल्ट आता है तो कोई भी पार्टी का कॉन्फिडेंस गेन होता है, चाहे वो कांग्रेस की ही बात करें, कांग्रेस की इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा है लोकसभा के बाद। लेकिन दिक्कत यह है कि कांग्रेस को वो चीज़ समझना पड़ेगा बीजेपी कैसे हैंडल करती है। कुछ चीज़ें होती है कि तो बीजेपी से सीखने की जरूरत है कांग्रेस, आप ये कह रहे हैं? नहीं, पॉलिटिक्स में ये पॉलिटिक्स सीखने की जरूरत नहीं, पॉलिटिक्स में ये होता है कि आप जब केंद्रीय नेता हैं चाहे बड़े नेता हैं तो उसमें आपके पार्टी के पास वो होल्ड होना चाहिए, लगाम होना चाहिए घोड़े का। लेकिन राहुल गांधी तो बड़े अलग तरीके से उभरते हुए दिख रहे हैं, लीडरशिप बहुत मजबूत दिख रही है इस बार जो आपने देखा। हाँ। साहिल जी, आप बता सकते हैं इस बार आपने देखा कि पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने का बोलबाला रहा, उन्होंने बढ़ चढ़ कर अपने सवाल उठाए और एक समय को बीजेपी भी थोड़ा सहम गई कि राहुल गांधी का नया रूप देखने को मिल रहा है। तो आप इस पे क्या कहेंगे कि ये लीडरशिप नहीं है, ये गुड लीडरशिप नहीं है? बिल्कुल, जिस तरह राहुल गांधी का आक्रामक तेवर दिखने को मिल रहा है, अभी से नहीं, चुनाव से पहले से थी। जब से भारत जोड़ो यात्रा की, एक यात्रा किया उसको सफल बनाया, दूसरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की उसको सफल बनाया, और एक नहीं वो 2-2 जगह से बहुत बड़े मार्जिन से जीत के आए, वायनाड और अमेठी से, अरे माफ़ करिए रायबरेली से, और दोनों जगह 4 लाख के आसपास वोटों से जीते हैं। और वहीं मोदी जी 1.5 लाख वोटों से जीते हैं, जहाँ पिछले बार मार्जिन था 4.5 लाख। तो आक्रमण तो मोदी जी के इमेज पे ये अच्छी छवि नहीं लग रही? बिल्कुल नहीं है। कोई सोचा नहीं था कि जो आदमी 4.5 लाख वोटों से जीत रहा है वो 1.5 लाख वोटों से जीतेगा, जिस पे पूरा यूपी डिपेंड था। तो उनका तो उसके यूपी में तो कमाल ही हो गया। यूपी आप देख ही रहे हैं कि महाराष्ट्र की बात हम कर रहे हैं और यूपी में भी उपचुनाव आने वाले हैं, तो यूपी तो कमाल कर ही चुकी है इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में। तो आपको क्या लगता है जो उपचुनाव आने वाले हैं इसमें क्या ऐसा कमाल करके दिखाएगी? यूपी में कमाल तो इंडिया गठबंधन ने ऐसे क्या कोई सोचा भी नहीं था। उसके बाद जैसे उपचुनाव को बीजेपी इस तरह से देख रही है जैसे हमारे पैर पे घाव लगा है, तो हम अपना घाव सही करने के लिए मलहम की जरूरत है, तो उपचुनाव जीत के मलहम लगाना चाहती है बीजेपी। अच्छा। और पूरी तरह अभी पहली बार यूपी में हमारे ख्याल से पहली बार 10 ऐसे विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं विधानसभा पे, इससे पहले कभी नहीं हुआ। ऐसा तैयारी देख के लग रहा है कि विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। उसके बाद
अभी से BL संतोष जो संगठन के मंत्री हैं, उनको कई दिन पहले, एक हफ्ते दिन पहले उनको लखनऊ बुला लिया जाता है कि आप अभी से तैयारी करिए। बड़े बड़े नेताओं, क्रिकेट में 11 प्लेयर उतरते हैं मैदान में, वैसे बीजेपी 16 प्लेयर अपनी उतार दी है, उसमें बड़े बड़े मंत्री हैं। उन सबका यही काम है कि वो अपना रिपोर्ट सौंपेंगे कि किस जगह उनकी क्या छवि है पार्टी को लेकर, किसको उम्मीदवार उतारेंगे। जी बिल्कुल। सैफुल जी, आप इन INDIA अलायंस की तो बात चल ही रही है, वहीं अखिलेश यादव की एक पोस्टर बॉय में जब यूपी में बनी हुई है, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश यादव का अगर कहें जो लोकसभा चुनाव में अगर मैन ऑफ द सीरीज कोई प्लेयर है तो अखिलेश यादव, क्योंकि 2004 में जब मुलायम सिंह थे तो उनकी पार्टी को 33 सीट आई थी। क्योंकि आप लोकसभा चुनाव को देखें यूपी में, तो कोई भी चाहे चैनल हो, चाहे जितने भी राजनीतिक जानकारों हैं, उनका मानना था कि बीजेपी पिछली बार 62 लाई थी, इस बार उससे अच्छा करेगी, क्योंकि जनवरी में ही राम मंदिर का मुद्दा मतलब गूंजने लगा था। हाँ, गूंजने लगा था। लेकिन अखिलेश यादव का जो PDF फॉर्मूला था, जिन्होंने टिकट बंटवारे में भी बहुत अच्छा किया, तो उससे ये लग रहा है कि अखिलेश यादव अभी उनका कॉन्फिडेंस बहुत गेन है, क्योंकि 2027 जनता ने दिया है ना ये कॉन्फिडेंस। हाँ, जनता ने दिया, क्योंकि जनता ही जनार्दन होती है। तो यूपी एक ऐसा राज्य है, क्योंकि आपके सबसे बड़ी राज्य है सीट के हिसाब से देखें तो, अगर आप यूपी पे अगर कब्जा बना लेते हैं तो दिल्ली आसान हो जाती है। आप देखें कि अगर यूपी में वही 33 सीट पे ही सिमट कर रह गई है बीजेपी, तो उससे 240 पे ही सिमट गई, क्योंकि अगर नीतीश कुमार और चंद्रनाइडू बाबू को हटा दें तो खेल बदल सकती है। तो इसलिए अगर उपचुनाव की बात करें तो उपचुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा एक तो ये रहेगा कि जैसे देखें कि 9 सीटें खाली हैं, 9 सीटें में जैसे 5 सीटें पे 9 सीट टोटल जो विधायक जीत कर संसद पहुँचे वो खाली है। 1 सीट इरफान सोलंकी का है, जो लोअर कोर्ट है उससे उनको सज़ा मिली है, तो वो भी खाली है। 10 सीट है टोटल, जिसमें 5 NDA को और 5 इंडिया गठबंधन की है। तो सबसे चर्चित ये रहेगी कि अगर अखिलेश यादव का परफॉर्मेंस और अच्छा हो जाता है तो कहीं ना कहीं योगी फैक्टर पे दबाव पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे थे कि जैसे चुनाव से पहले योगी जी का जो यूपी में कितना एग्रेसिव पॉलिटिक्स था। तो काफी चुप नजर आ रहे हैं, आपको क्या लगता है इस मुद्दे पे? उसका 2 कारण होता है, क्योंकि आप अगर सीट कम होती है ना तो सेंट्रल जो लीडर होता है उसका दबाव पड़ता है, जो स्टेट गवर्नमेंट पे होता है, तो उनका वर्चस्व की लड़ाई है। तो इसलिए कोई भी पार्टी है अगर वो हार रही है तो अपना तैयारी को पुख्ता करना चाहती है, सबसे बड़ा ये। तो इससे योगी के जो बुलडोजर राज हम सुन रहे थे उस पर भी असर पड़ेगा। और एक चीज़ और इंक्लूड करना चाहूँगा कि जो इंडिया अलायंस है, कांग्रेस भी चाहेगी कि उसको भी सीट चाहिए, क्योंकि उनका भी मनोबल बढ़ा है, क्योंकि अभी कांग्रेस चाह रही है कि यूपी में अपना जमीन को पुख्ता किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बिना जीते ही जीत की खुशियां मनाई जा रही थी INDIA में, सिर्फ सीटों का जो कब्जा था उसकी खुशी मनाई जा रही थी। क्योंकि आप देखें तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जो जोड़ी थी, क्योंकि आप इसमें देखेंगे तो मुस्लिम वोट एक तरफ हुआ, जो पिछड़ा वोट भी था जो BSP को जाता था उसमें भी सेंधमारी की, तब आप 43 सीट पे पहुंचे दोनों गठबंधन मिला के। तो उस लिहाज से भी, क्योंकि विधानसभा का चुनाव दूसरा मेंटालिटी से होता है, तो विधानसभा में भी अखिलेश यादव राहुल चाहते होंगे या इंडिया गठबंधन ऐसी कोशिश कर रही है कि वही फैक्टर को, वही मुद्दा को उपचुनाव में भी ले जाया जाए। अगर उसमें अच्छा परफॉर्मेंस दे देती है तो आने वाले चुनाव में उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। और दूसरे ये भी हो सकता है अब कितना सीट देगी इस पे समाजवादी पार्टी, अब ये भी देखना दिलचस्प है। बिल्कुल दिलचस्प होगा। अच्छा साहिल जी, आप बताइए कि जैसे हम देख रहे हैं योगी फैक्टर अभी थोड़ा धीमा होता नजर आ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि जो बुलडोजर जस्टिस चल रहा था अभी यूपी में, इसका उपचुनाव पे असर पड़ने वाला है? जैसे लोकसभा में तो हमें असर दिख ही चुका है, तो क्या उपचुनाव पे भी इसका असर रहेगा? उपचुनाव में तो उतना असर नहीं दिखने को मिलेगा, इसलिए आप एक सीट अगर देखो, करहल जहाँ पे 25 से 30 साल से अगर रिकॉर्ड देखो, अब तो कभी समाजवादी पार्टी को कोई हरा ही नहीं पाया है। वहाँ से इस बार मैनपुरी लोकसभा पड़ती है करहल में, तो वहाँ से डिम्पल यादव 60,000 वोटों से लीड कर रही थी अकेले करहल से। और मिल्कीपुर जो अयोध्या की सबसे चर्चित सीट बनी है, एक पोस्टर बॉय बना के उनको लोकसभा में खड़ा कर दिया गया, आप लोग देखे होंगे। तो मिल्कीपुर से अकेले समाजवादी पार्टी 17,000 वोटों से लीड कर रही थी इस लोकसभा में। तो अपने जलवा है। कुल 7 सीटों पे
5 जो सीट है, जो समाजवादी पार्टी की खुद की सीट है, वो तो अपनी सीट हर जगह लीड कर रही है। मेन आप चले जाओ फूलपुर, बीजेपी का गढ़ है ये, लेकिन फूलपुर खुद अपने जो वहाँ के परवीन पटेल वहाँ के विधायक थे, जो सांसद चले गए, जो जब सांसद बन गए, उन्होंने भी अपने विधानसभा से खुद हारे हैं। वो 17,160 वोटों से खुद अपने ही विधानसभा में एक विधायक हार गया, लेकिन वो पहुंच गया संसद। ठीक। दूसरी सीट है अलीगढ़। अलीगढ़ की एक सीट है, उसमें समाजवादी पार्टी वहां से भी एक सीट पे लीड कर 1,000 वोटों से लीड की थी इस लोकसभा चुनाव में अपने विधानसभा में। और एक एक सीट पे अगर देखें तो हर जगह 10 में से 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। तो समाजवादी पार्टी अकेले आगे बढ़ने का सोचेगी या INDIA के साथ आगे बढ़ने का निर्णय ले सकती है? खबर आ रही है कि गाजियाबाद और 1-2 और सीट मांग कर रही है कांग्रेस की। एक देश में मैसेज जाए कि इंडिया गठबंधन टूटा नहीं है, अभी नए तरीके से उभर रहा है। भले हमें दिल्ली में खटास देखने को मिल रही है कि आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बोल रही है कि हम अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। इसलिए दरार आ चुकी है। दरार ऐसी आई कि उर्जित आर पटेल, JP अग्रवाल और कन्हैया, इन्होंने अपने रिपोर्ट सौंपी है, ऐसा सौंपी रिपोर्ट की कर रहे हैं कि हार का ठिकरा ही फोड़ दिया। तो केजरीवाल जेल से ऑपरेट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अब देखिए, आज फैसला तो अब जल्द आने वाला, हो सकता है केजरीवाल बाहर भी आ सकते हैं। तो सैफुल जी, आप एक बात बताइए कि जो उपचुनाव है उसमें योगी फैक्टर कमाल करेगा कि मोदी फैक्टर कमाल करेगा? ये दोनों ही फैक्टर कहीं इस बार दब जाएंगे? जो उपचुनाव है तो इसमें सीधा सीधा अखिलेश और योगी आमने सामने होंगे। इसमें मोदी फैक्टर दबा हुआ है। हाँ, मोदी फैक्टर इसलिए काम नहीं करेगा क्योंकि आप स्टेट को लीड कर रहे हैं। लोकसभा का जो मुद्दा होता है वो डिफरेंट होते हैं और असेंबली का मुद्दा डिफरेंट होता है। लोगों का मुद्दा तो और भी अलग है ना। लोगों का मुद्दा तो मोदी और योगी के नाम पे चल रहा है। नहीं, इसमें 2 चीज़ें हैं कि यूपी का अगर पॉलिटिक्स देखें, यूपी, बिहार, चाहे महाराष्ट्र, ये सब जो पॉलिटिक्स देखें तो उसमें गणित जातियों पे भी की जाती है। पॉलिटिक्स सिर्फ मुद्दे पे नहीं की जाती है, जाति का समीकरण भी क्योंकि भारत में रहा है। और एक चीज़ मैं इंक्लूडेड करना चाहूँगा कि जो अयोध्या वाला जो सीट है, अयोध्या का जो मिल्कीपुर सीट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि अभी जो फैजाबाद से, अगर फैजाबाद जो अयोध्या ही फैजाबाद में है, जो फैजाबाद सीट है, वहाँ से अवधेश जो प्रसाद जीते हैं, वो आप ऐसे बोल सकते हैं पोस्टर बॉय हैं। अगर अभी बीजेपी जीत लेती है अयोध्या वाला जो मिल्कीपुर, तो इससे थोड़ा सा कटाक्ष कम हो जाएगा। क्योंकि इस बार बीजेपी बैकफुट पे है। जो आप ये बोल रहे थे जो राम के नाम पे मांग लेंगे, तो उस मुद्दे पे बैकफुट पे अभी दिख रही है। को मिली है तो उनको भी एक नया मैसेज गया है शायद पार्टी में। इस पे कॉन्फिडेंस गेन हुआ है। जो अपोजिशन लीडर है उस पे कॉन्फिडेंस गेन हुआ है। राम नाम पे तो काफी वोट लिए गए हैं वैसे। और हम देख भी रहे हैं, राम मंदिर के कुछ वीडियो सामने आए हैं जहाँ पे कि उनके मंदिर में भी कुछ दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। तो इस पे आपको क्या लगता है कि बीजेपी ने जो सिर्फ राम मंदिर के नाम पे वोट्स मांगे थे वो क्या वाजिब थे? और अगर इसी तरह से राम मंदिर का ढंग से बनावटपन नहीं किया गया तो कहाँ दिक्कत आई और किस पार्टी को इस पे बोलना चाहिए था? बीजेपी जो ओवर कॉन्फिडेंस में थी, उसको लग रहा था कि जो मंदिर जनवरी में बना हुआ है उसका ये हुआ, उस मुद्दे को जमीनी स्तर पर पहुंचा नहीं पाए। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि एक समाजवादी पार्टी के जो दफ्तर है उसके बाहर एक पोस्टर लगा हुआ था, बाद में उतार दिया गया कि अयोध्या अभी झांकी है, समाजवादी पार्टी से पहले। क्योंकि बीजेपी का यह नारा था अयोध्या अभी बाकी है, मथुरा काशी बाकी है। लेकिन वही नैरेटिव का मीनिंग चेंज हो गया कि अयोध्या में जीत गए, भी हटाया है, मथुरा काशी भी हटा देंगे। क्योंकि जो धर्म स्थल है ना, उस पे वो उसका नैरेटिव चेंज हो गया, उसको जो बीजेपी का पहले था। तो इसलिए लगता है कि उपचुनाव बहुत ज़्यादा होना, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, बीजेपी के लिए भी हो गया और समाजवादी पार्टी के लिए भी। तो ये उपचुनाव, यूपी के जो उपचुनाव हैं, ये इमेज क्रिएशन का काम करने वाले हैं, ऐसा कह रहे हैं आप, है ना? ऐसा कि नहीं, इमेज क्रिएशन का नहीं, बात यहाँ ये है कि यूपी में बीजेपी अभी बैकफुट पे है। वहाँ का जितना स्टेट जो लीडर है वो चाहती है कि पुख्ता तैयारी करके जाए। और दूसरा चीज़ एक इंक्लूडेड करना चाहूँगा कि नगीना से जो चंद्रशेखर आज़ाद जो जीत कर आए हैं, उनका भी रोल अहम हो जाएगा इस उपचुनाव में। क्योंकि जो
मिल्कीपुर का जो सीट है ना, इसलिए बोल रहा हूँ कि जो अयोध्या जिले में आती है, क्योंकि वहाँ पे समाजवादी पार्टी कोशिश ये करेगी पारसी, मुस्लिम और यादव तीनों का कॉम्बिनेशन करे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि चंद्रशेखर आज़ाद अगर वहाँ से लड़ते हैं और इस बार बीएसपी भी लड़ेगी तो कितना वोटों को, क्योंकि जो बैकवर्ड वोट है उसमें कितना सेंधमारी करेगी, चाहे क्या रिजल्ट होगा, इसको देखना सबसे इम्पोर्टेंट मतलब होगा। जातिगत मुद्दा इस बार बड़ा मुद्दा है। हाँ, क्योंकि पॉलिटिक्स में ये होता है, जाति समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो भी पार्टियां होती है उसी जाति समीकरण के हिसाब से ही कैंडिडेट को चयनित करती है। तो इस बार जो उपचुनाव होने हैं उसके लिहाज से मुझे लगता है 2027 के लिहाज से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो लोकसभा हुए हैं, अगर वो ज़्यादा सीट अगर बीजेपी निकाल लेती है तो इससे कटाक्ष करने के लिए रहेगा। और दूसरा ये चीज़ होगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन होगा। तो साहिल जी, हम जातिवाद पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, तो वहीं हम देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में दलितों का बहुत बड़ा योगदान होता है, रोल होता है। वो ही डिसाइड करते हैं कि क्या होगा उनका, कौन होगा उनका विधाता। तो आपको क्या लगता है कि इस बार दलितों का क्या रोल मॉडल है? दलितों का बात करें तो उत्तर प्रदेश में 20% आबादी है, बहुत बड़ी आबादी होती है। ठीक, सभी पार्टियां चाहती हैं कि हमारा दलित वोट हमारे तरफ आए, लेकिन इस बार दलित वोट छिटका है बीजेपी का। कारण भी साफ है कि अगर कोई भी दलित समाज आज आम लोगों में उठ बैठ रहा है तो वो जानता है कि हम किस लिए बैठ रहे हैं। हमारा संविधान समानता का अधिकार देता है, सब लोग बराबर हैं। लल्लू सिंह या हेमंत हेकड़े जो कर्नाटक के सांसद हैं, और जो अयोध्या के लल्लू सिंह, जहां फैजाबाद में 26% दलितों की आबादी है, वहां से वो बोलते हैं कि हमको 400 वोट दो, हम संविधान बदल देंगे। ये जो नैरेटिव अच्छा सेट की अखिलेश यादव और राहुल गांधी, जो नारा लगा कि यूपी के 2 लड़के कमाल कर गए, ये को। और दलित समाज जो है मायावती एक दलित, 30 साल से अगर देखा जाए तो मायावती से बड़ा दलित नेता कोई नहीं था यूपी में। कोई भी दलित समाज का युवक जो 18 से 30 वर्ष की आयु में अभी है, वो कभी मायावती या काशीराम को सड़कों पे संघर्ष करते हुए नहीं देखा है। वो CPNI पे बाइट या ट्विटर पे देखा है ट्वीट करते हुए। तो उन्हें लगता है कि दलित जो समाज है कि हमारा ऐसा नेता होना चाहिए जो सड़कों पे उतरे। जैसे आप उदाहरण के तौर पे कह सकते हैं चंद्रशेखर को दलित समाज अपना नेता आज मान बैठा है। वो देख रहा है कि हमारा नेता सड़कों पे उतरा है, गोलियां खा रहा है, लाठियां खा रहा है, इतना संघर्ष करके वो संसद तक अपना रास्ता तय किया। ये बड़ी बात आ रहे हैं। तो आखिर में मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि महाराष्ट्र का हाल देख रहे हैं हम, उत्तर प्रदेश का हाल देख रहे हैं और बाकी सारे राज्यों का हाल, और लोकसभा चुनाव हमारे सामने ही के रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। तो आपको क्या लगता है 2027 में जो चुनाव होंगे उसमें जो राहुल गांधी का नया एक चेहरा देखने को मिल रहा है, जो एक आक्रामक रूप देखने को मिल रहा है, वो बरकरार रहेगा और INDIA इस बार और बेहतर करके दिखाएगी या शायद सरकार भी बना ले? पहली बात ये कि जो 2027 में यूपी में जो चुनाव होने वाले हैं कि वहाँ तक ये गठबंधन रह पाता है कि नहीं, ये भी देखना दिलचस्प है। दूसरी बात, जो महाराष्ट्र में जो कल घटित हुई है, कांग्रेस का जो क्रॉस वोटिंग हुआ है, उस पर पार्टी का क्या रुख होता है। क्योंकि कोई भी चीज़ में आप कड़ा निर्णय, पॉलिटिक्स में ये होता है ना, बीजेपी के साथ सबसे बड़ा अच्छी चीज़ ये है कि उस चीज़ में वो उनके पास वो लीडर्स हैं कि कड़ा रुख का फैसला वो लोग लेते हैं। अब बात करें तो इन जो आने वाला चुनाव है, महाराष्ट्र में भी है, हरियाणा में भी है और झारखंड में भी है, तो वहाँ पे अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया गठबंधन काफ़ी आगे है। लेकिन वो अगर तीनों स्टेट जीत जाती है तो बीजेपी और बैकफुट पे आ जाएगी, उससे इंडिया गठबंधन को ज़्यादा फायदा होगा। खासकर राहुल गांधी का जो अभी का जो देख रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी अब एग्रेसिव पॉलिटिशियन हो चुके हैं। आपने संसद का जो देखा होगा, और जो कहा जाता था कि राहुल गांधी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, लेकिन उनका जो नया अवतार देखने को मिल रहा है कि अभी देखे होंगे रायबरेली का उनका खुद का दौरा हुआ, हाथरस वाला दौरा हुआ, तो ये सब चीज़ें हैं। और देखना तो PM पद के उम्मीदवार के रूप में एक स्ट्रॉन्ग प्रतिद्वंदी हमें दिखने को मिल सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि अभी भी देखें तो मोदी के सामने अगर कोई बड़ा चैलेंजर है या नेता कहें तो राहुल गांधी है, दूसरा अब तक तो नहीं कहा जाता था ऐसा।
अब तक नहीं, पहले भी रहा। अब तक आपने देखा होगा, साहिल जी आपने भी देखा होगा Serious कि- politician नहीं कहा जी, जाता। बिल्कुल राहुल जी को हवे में लिया जाता था, हाँ, उनकी क्योंकि बातों को उतना महत्व नहीं दिया भारत जोड़ो यात्रा के बाद और जो न्याय यात्रा के बाद उससे उनकी छवि उभरी है। क्योंकि आप तो जब नई छवि बनी है, नई अब कुछ नया क्योंकि करके उसमें दिखा ऐड सकते ये करना चाहूंगा, क्योंकि आप जब भारत जोड़ो यात्रा न्याय यात्रा किए, उसका रिजल्ट एक देखने को मिला है, तो उससे कॉन्फिडेंस गेन होता है। जब आपका कॉन्फिडेंस गेन होता है तो उस पर और वर्क किया जाता है, तो और आगे आप जा सकते हैं। तो वैसे ही कांग्रेस का इस बार का जो रुख रहा है, राहुल गांधी को एक अलग तरह से पेश करने की कोशिश की जा रही है कि जनता से हमेशा जुड़े रहें। और ये चीज़, और एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि आपने देखा होगा एक कल ट्वीट आया था राहुल गांधी का, जिसमें स्मृति ईरानी का जो घर, क्योंकि वो हार चुकी हैं तो उनका घर खाली करने पे बहुत जो यूजर्स हैं तो उन पे अभद्र टिप्पणी कर रहे थे, चाहे उनको ये करने की कोशिश कर रहे थे। तो राहुल गांधी ने वो कहा कि एक ट्वीट कर कर उनको एक नया मैसेज देने की कोशिश की, नया पॉलिटिक्स मोड़ने की कोशिश की, उनके साथ खड़े होकर कि कोई भी हार जीत तो लगा, प्रतिद्वंदी के साथ खड़े हाँ, होकर उन्होंने एक नया मैसेज दिया। हाँ, क्योंकि जो आप कोई गलत पॉलिटिक्स में ये होता है, हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन किसी को गाली देना, किसी को मिसयूज करना, ये गलत है। उदाहरण दिया है हाँ, उन्होंने। तो मानवता का उदाहरण दिया, तो उससे ये लग रहा है कि राहुल गांधी की एक नई छवि उभर के आ रही है। और आगे देखना होगा कि 2027 में जो यूपी में है, बिहार में है, और जो इस साल जो 3 स्टेट में अगर इंडिया गठबंधन अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो उससे कॉन्फिडेंस और गेन होगा और इंडिया गठबंधन मजबूत होगी। लेकिन बीजेपी के लिए भी चैलेंजेस है कि ये तीनों राज्य को भी बचाना, और खासकर जो यूपी का चुनाव है उसमें अच्छा परफॉर्मेंस कर उससे पार्टी को और कॉन्फिडेंस मिलेगा, तो उससे उभरने की कोशिश कर रही है। इसलिए वो एकदम पुख्ता तैयारी के साथ मैदान में जाना चाहती है। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आज के शो को यहीं खत्म कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, साहिल जी और सैफुल जी का कहना है कि लोकसभा में अब राहुल गांधी का एक नया रूप देखने को मिल रहा है। अब देखना ये होगा कि ये नया रूप उन्हें पीएम पद तक ले जाता है। अगले शो में हम इस पे जरूर बात करेंगे, हमारे साथ बने रहें। मैं मेघना राज आपसे विदा लेते हूँ, कैमरामैन निशिता के साथ। थैंक यू।